कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत रिलीजियस हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं। यहां तक कि मेरी स्कूलिंग भी एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। लेकिन मैं हमेशा से अपनी फैमिली से अलग था। ना तो मुझे चर्च जाना अच्छा लगता था, ना मुझे रिलीजियस बातों में कोई मजा आता था। मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं नास्तिक था या गॉड को मानता ही नहीं था। मैं गॉड को मानता था। बाइबल को भी मैं कई बार पढ़ चुका था। बाइबल में लिखी बहुत सी बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। लेकिन फिर भी मुझे ये सब रिलीजियस बातें थोड़ी बनावटी ज्यादा लगती थी। हमारे घर में भूत प्रेतों की बातें कभी कभार होती थी, जैसा कि हर घर में होती है। जब भी हम कजिन्स या फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठा होते तो हम हॉरर मूवीज जरूर देखते थे। धीरे धीरे बड़े होते हुए मुझे इन सब चीजों में मतलब हॉरर मूवीज, फिल्म्स, हॉरर बुक्स वगैरह पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। 12-13 साल का होते होते मैं इंटरनेट पर दुनिया भर के हॉरर लेजेंड्स, एलियंस, जादू टोना, इल्यूमिनाती वगैरह के बारे में जानने लगा। मुझे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। ये सन 2003 या 4 के आसपास की बात है। इसी दौरान मेरे पापा एक नया घर ढूंढ रहे थे। हमारा जो पुराना घर था वो बहुत छोटा था और वो एरिया भी अच्छा नहीं था। इसलिए पापा पिछले कुछ समय से एक नए घर की तलाश में थे। जब उस घर के बारे में पापा को पता चला तो वो घर मम्मी पापा को देखते ही पसंद आ गया। लेकिन मम्मी चाहती थी कि डील क्लोज करने से पहले मेरी नानी भी एक बार उस घर को देख ले। वो एक 2 मंजिला घर था जिसमें ऊपर वाले फ्लोर पर भी 2 कमरे बने थे। तो उस दिन हम सब कार से वो घर देखने गए थे। मम्मी पापा और नानी नीचे वाले फ्लोर पर एक कमरे में जाकर चेक कर रहे थे, जबकि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर सीढ़ियों से भागता हुआ मस्ती कर रहा था। लेकिन बाद में जब नानी ऊपर वाले फ्लोर पर आई तो उन्होंने बताया कि उनको उस घर में बहुत अजीब महसूस हो रहा है। स्पेशली उस सेकंड फ्लोर पर नानी को वो घर पसंद नहीं आया। जब मम्मी ने पूछा कि घर में क्या कमी है, तो नानी बस इतना ही बोली कि इसके सेकंड फ्लोर की बनावट बहुत अजीब है। अगर बाय चांस घर में कोई आग लग जाए या कोई और बात हो जाए तो एकदम से नीचे जा पाना बहुत मुश्किल होगा। बस नानी ने यही एक कमी निकाली थी उस घर में। लेकिन मेरी मम्मी पहले ही अपना मन बना चुकी थी और इस छोटी सी बात के लिए वो अपना मन नहीं बदलने वाली थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब हम कार में बैठ के वहां से वापस जा रहे थे तो नानी ने एक और बात बताई। नानी ने बताया कि जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई छोटी लड़की एकदम से उनके सामने से भाग के गई हो, जबकि उस घर में कोई छोटी लड़की नहीं थी। ये देख के नानी सोच में पड़ गई और असल में यही कारण था कि नानी नहीं चाह रही थी कि हम उस घर में रहें। वो आग लगने वाली बात तो उन्होंने बस वैसे ही बोल दी थी। जब मम्मी पापा ने नानी की ये बात सुनी तो उनको भी बहुत हैरानी हुई। पापा ने फैसला किया कि डील फाइनल करने से पहले वो इस घर के बारे में थोड़ा पता लगाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि सच में कुछ साल पहले इस घर में आग लगी थी, जिसमें एक छोटी बच्ची खत्म हो गई थी। अब जब ये बात सामने आई तो मम्मी पापा ने वो घर खरीदने से साफ मना कर दिया। इसके बाद घर खरीदने का प्लान कुछ दिनों के लिए ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर जल्दी ही पापा को एक दूसरे शहर में एक घर के बारे में पता चला। मम्मी पापा को वो घर पसंद आ गया और नानी ने भी उसके लिए हाँ कर दी, जिसके बाद पापा ने वो घर खरीद लिया और कुछ ही दिनों बाद हमने अपना सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर लिया। अब हमें उस घर में आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक शाम जब हम सब घर में थे तो किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। मम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक औरत खड़ी थी। ये वही औरत थी जो हमसे पहले इस घर में रहती थी। मतलब इस घर की पुरानी ओनर मम्मी ने उसको अंदर बुलाया। उसने बताया कि वो बस एक छोटा सा मैसेज देने आई है। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसकी माँ की डेथ इस घर में हो गई थी और उसकी माँ आज भी कई बार यहाँ आ जाती है। लेकिन इसमें डरने या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, किसी को परेशान नहीं करती। बस उसको ये घर पसंद है। हमारे लिए परेशानी ये थी कि हम उस घर को खरीद चुके थे, सारा सामान भी शिफ्ट कर चुके थे और हमें अभी तक उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इसलिए मम्मी पापा ने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि हो सकता है इस औरत को ही कोई मेंटल प्रॉब्लम हो
खैर, ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। हमारे घर के पास ही एक 12 साल का लड़का रहता था, जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ ही दिनों में वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे और इसी तरह हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानने लगे और एक दूसरे के घर आने जाने लगे। ऐसे ही एक दिन जब उसके पेरेंट्स मेरे घर आए हुए थे, तो बातों बातों में पता चला कि जिस घर को हमने पहले देखा था, जिसमें एक बच्ची की डेथ हुई थी, उस घर में ये लोग करीब 8 साल रह चुके थे। कितना अजीब इत्तेफाक था। मेरे दोस्त के मम्मी पापा ने बताया कि उस घर में असल में एक नहीं बल्कि 2 भूत थे। एक तो उस छोटी बच्ची का और एक किसी और बूढ़े आदमी का। यह सुनकर मेरी फैमिली तो शॉक रह गई। उन लोगों ने बताया कि वो छोटी बच्ची तो किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो बूढ़े आदमी का भूत उन लोगों को बहुत परेशान करता था। अब मेरा जो ये दोस्त था, ये लोग टोटल 4 भाई थे और इसकी 2 बहनें भी थी। मतलब इनकी फैमिली अच्छी खासी बड़ी थी और इनकी फैमिली में सभी के साथ उस घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी थी। शुरू के कुछ साल तो पैरानॉर्मल चीजें उनके साथ बहुत कम होती थी, लेकिन बाद में तो ऐसा हो गया था कि वो एक रात भी चैन से सो नहीं पाते थे। मेरे दोस्त का सबसे बड़ा भाई, जो तब 21 साल का था, वो तो इतना डर गया था कि रात में लाइट बंद करके सोने में भी उसको डर लगता था। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपने दोस्त और उसके घर वालों से ये सब बातें सुनी, तो मुझे थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन इससे ज्यादा मुझे खुद किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करने की इच्छा होने लगी थी। मैं खुद ये सब एक्सपीरियंस करना चाहता था, जिससे कि मैं भी अपने दोस्तों को बता सकूं कि मैंने भी भूत को देखा है। मैं अक्सर सोचता कि शायद इस घर के मालिक ने जो बताया था कि उसकी मां की आत्मा कई बार यहां आती है अपने घर को देखने के लिए, तो शायद मुझे किसी दिन वो आत्मा दिखाई दे जाए। ये सब सोच के मुझे डर कम बल्कि एक्साइटमेंट ज्यादा महसूस होती थी। लेकिन मुझे उस घर में कोई भूत, कोई आत्मा दिखाई नहीं दी। 2 साल बीत गए। अब मैं 14 साल का हो चुका था। मैंने भूतों आत्माओं से कांटेक्ट करने की बहुत तरह की कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जो भी अपने दोस्तों से सुनता या इधर उधर नेट वगैरह से पढ़ता कि इन तरीकों से आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है, मैंने वो सब तरीके आजमाए। मैंने मार्केट से क्रिस्टल बॉल खरीदी और उनके थ्रू स्पिरिट से बात करने की कोशिश की। रात में कमरे की लाइट बंद करके शीशे के सामने बैठकर आत्मा को बुलाने की कोशिश की और भी ना जाने क्या क्या किया, लेकिन मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। यहां मैं आपको बता दूं कि मैं बस एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी सिर्फ महसूस करना चाहता था। इससे ज्यादा मेरा इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे कोई एक्टिविटी फील नहीं हुई। ऐसे ही 1 साल और बीत गया। फिर मेरे 15वें बर्थडे के कुछ दिन बाद, क्रिसमस के आसपास, मुझे पहली बार वीजा बोर्ड के बारे में पता चला। लेकिन आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को साफ बता दूं कि चाहे आपकी लाइफ में कभी कुछ भी हो जाए, आप कभी किसी वीजा बोर्ड से मत खेलना, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, तो उस साल जब मुझे पता चला कि वीजा बोर्ड नाम की कोई चीज होती है जिससे हम स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने अपने पेरेंट्स से क्रिसमस पर मुझे वीजा बोर्ड दिलवाने की जिद की, तो उन्होंने मुझे वो बोर्ड दिलवा दिया। मेरे पेरेंट्स के लिए वो बस एक गेम था, जैसे कैरम बोर्ड होता है। फिर क्रिसमस के 2-4 दिन बाद एक दिन मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों मेरे रूम में बैठे मस्ती कर रहे थे। तो खेलते खेलते मैंने उससे कहा कि चल वीजा बोर्ड ट्राई करते हैं। उसने भी डरते डरते हाँ कर दिया। वो दिन का टाइम था और हमें अंधेरा चाहिए था, इसलिए मैं उसको अपने साथ अपने घर के बेसमेंट में ले गया। अब बेसमेंट में जाके मैंने वो बॉक्स खोला ही था कि मेरा वो दोस्त डर गया। बोला, मैं ये ट्राई नहीं करूंगा, तेरे को करना है तो तू कर ले। मैं उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अबे डरपोक, चल तू बस देखता रह, मैं अकेले ही इसको यूज करता हूं। मैंने बॉक्स खोला और क्वेश्चन पूछने शुरू किए। मैं बहुत एक्साइटेड था। आज मुझे पूरा यकीन था कि मेरा कांटेक्ट पक्का किसी आत्मा से हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
आधे घंटे कोशिश करते रहने के बाद, इतने सवाल पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। प्लनचेट नहीं हिला। आखिर में मैंने वो बॉक्स बंद करके रख दिया और हम ऊपर मेरे कमरे में चले गए। मुझे लगा था कि बाकी सब चीजों की तरह ये वीजा बोर्ड भी फेल हो गया है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि अगले दिन से ही मेरे साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गया। शुरू में तो छोटी छोटी चीजें ही हो रही थी, जैसे लाइटों का अपने आप जलना बंद होना, दरवाजे का अपने आप खुलना बंद हो जाना, चीजों का अपने आप इधर उधर हो जाना। साथ ही बताओ कि हमारे घर में 2 डॉग्स भी थे। हमारे डॉग्स भी अजीब तरीके से बिहेव करने लगे थे, जैसे उनको कुछ सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है। जब ये सब चीजें होने लगी और मैंने खुद ये सब महसूस किया, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मुझे 1% भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मेरे साथ भी पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं, जिनके बारे में मैं अपने सब दोस्तों को, क्लासमेट्स को बताऊंगा। अगले कई महीनों तक ये सब चीजें होती रही। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, बस यही सब छोटी मोटी अजीब चीजें। हालांकि अभी तक मैंने अपनी आंखों से कोई भूत नहीं देखा था। लेकिन फिर करीब 2 साल बाद मैं अब 16 साल का हो चुका था। एक दिन शाम के टाइम मैं अपने कमरे से निकल के किचन की तरफ जा रहा था। तभी जाते जाते मेरी नजर के कोने से मेरी मम्मी किचन की तरफ से आती दिखाई दी। अब मैं बताऊं कि मैं तेजी से जा रहा था, इसलिए वो मुझे बस एक झलक ही दिखाई दी थी। लेकिन उस एक झलक में ही मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो जो औरत मुझे दिखाई दी थी, उसने जैसे कपड़े पहने थे, मेरी मम्मी वैसे कपड़े कभी नहीं पहनती थी। उसने पिंक कलर का कुछ पहना था। हल्का सा शक भी था कि हो सकता है ये मेरी मम्मी ही हो। लेकिन फिर जब मैं हॉल में गया तो देखा कि मेरे मम्मी पापा हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे और मेरी मम्मी ने पिंक कलर के कपड़े नहीं पहने थे। वो देखते ही मैं एकदम से समझ गया कि मैंने जिसको देखा था वो मेरी मम्मी नहीं थी, बल्कि कोई भूत था। शायद पिछले मालिक की मां का भूत, जिसके बारे में उसने बताया था। मैंने अपने मम्मी पापा को भी इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों मूवी में खोए हुए थे। उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि मैंने किसी भूत को ही देखा था। मुझे लगता था कि सारे भूत ऐसे ही होते होंगे, भटकते हुए, जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अभी मेरे साथ और बहुत कुछ होने वाला था। अगले कुछ महीनों में मुझे इंसोमिया हो गया। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। पहले जो छोटी मोटी चीजें होती थी, वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रात में किसी भी समय अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से मारने लगता। अलमारी में रखा, टेबल के ऊपर रखा सामान एकदम से नीचे गिर जाता। घर में कभी भी किसी भी कोने में एकदम से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती। बंद टीवी एकदम से फुल वॉल्यूम पर स्टार्ट हो जाता। मेरे कुछ बैटरी वाले पुराने टॉयज थे, वो टॉयज बिना बैटरी के ही चलने लगते। और भी पता नहीं क्या क्या होने लगा था। पहले जिन चीजों से मुझे डर नहीं लगता था, जो चीजें मुझे एक्साइट करती थी, अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। रात में सोने से भी डर लगता था। एक बार पापा ने हमारे बेसमेंट में रखी टेबल के लिए एक टेबल लैंप खरीदा था, क्योंकि पापा कई बार उस टेबल पर अपना काम करते थे। तो एक रात मैं अपने बेसमेंट में उसी टेबल पर बैठा टेबल लैंप की लाइट में कॉमिक्स पढ़ रहा था कि तभी अचानक से उस टेबल लैंप का बल्ब इतनी जोर से फूटा कि उसके टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। लकीली मुझे कोई खास चोट नहीं लगी। मैं उसी वक्त बेसमेंट से भाग के ऊपर जाने लगा। बेसमेंट में कुछ अलमारियां रखी थी, जिन पर मेरे पुराने टॉयज और बुक्स वगैरह रखी थी। वो सब चीजें भी अपने आप नीचे गिरने लगी, जैसे कि कोई उनको उठा के फेंक रहा हो। मैं सच कह रहा हूं, उस वक्त मैं इतनी बुरी तरह डर गया था कि मुझे लगा कि आज तो मैं यहीं मर जाऊंगा। बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सीढ़ियों के साथ साथ कुछ बल्ब लगे हुए थे। अब मैं बस उस बेसमेंट का दरवाजा खोल के निकलने ही वाला था कि वो तीनों के तीनों बल्ब एक एक करके फूट गए। उस रात मैं इतना डर गया था कि बता नहीं सकता।
टोटल 4 बल्ब फूटे थे। पापा बोले कि लगता है इलेक्ट्रिक वायर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन मेरे लिए ये सब चीजें सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे हर वक्त डर लगता था। नींद आना तो जैसे बिल्कुल बंद ही हो गया था। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे किसी अंधेरे कोने से कोई मुझे देख रहा है। मन में सुसाइड करने के ख्याल आने लगे थे। रात में जब मैं बेड पर लेटता तो पूरी कोशिश करता कि मेरा ध्यान साइड में लगी मेरी अलमारी की तरफ ना जाए, क्योंकि वो अलमारी किसी भी समय अपने आप आधी खुल जाती थी। मैं उसको अच्छे से लॉक करता, उसके आगे कोई चीज फंसा के भी रख देता जिससे उसका दरवाजा ना खुले, लेकिन फिर भी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता था। एक समय तो हालात ऐसे हो गए थे कि मैं उस अलमारी से बात भी करने लगा था। मैं उसे बोलता कि तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे कुछ मत करना, मुझे मत डराना। आज मैं 33 साल का हो चुका हूं, लेकिन इस वक्त वो सब पल याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हर रात ऐसा नहीं होता था, लेकिन हफ्ते में 2 बार तो होता ही था। कई बार रात में जब मैं अपने बेड पर लेटा होता तो मुझे बेड पे हल्की सी सरसराहट महसूस होती, जैसे कि कोई चीज बेड पर रेंग रही है। कई बार जब हमारे रिश्तेदार हमारे घर आए होते तो हम सब कजिन्स एक साथ सोते थे, लेकिन तब भी मैं ही वो होता था जिसको सबसे लास्ट में नींद आती थी। एक रात हम 6-7 कजिन्स एक साथ लेटे हुए थे। रात में सोते सोते मैंने देखा कि उनमें से 3-4 लोगों का एक हाथ अपने आप हवा में ऊपर उठ गया, ऊपर छत की तरफ इशारा करते हुए। मैं जानता था जो कोई भी ये कर रहा है वो बस मुझे डराना चाहता है। ऐसे ही कई महीने बीत गए। मैं भी अब 18 साल का हो गया था। अब मुझे इन सब चीजों की इतनी आदत हो गई थी कि अब इतना डर भी नहीं लगता था। सच बताओ तो मैंने इस सब को अपनी जिंदगी का हिस्सा ही मान लिया था। मैंने मान लिया था कि मुझे ऐसे ही जिंदगी बितानी होगी। लेकिन फिर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह घटना होने से 3-4 दिन पहले ही हमने घर में एक डॉग पाला था, चिवावा ब्रीड का डॉग। इस ब्रीड के डॉग बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। हमारा डॉग भी रात में मेरे कमरे के बाहर ही सोता था। उस रात मैं सोया नहीं था, बस बेड पर लेटा कोई बुक पढ़ रहा था। मेरा डॉग मेरे बेड के साथ ही बैठा था और तभी वो एकदम से मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ देखता हुआ हल्के हल्के से गुर्राने लगा। वो छोटा सा डॉग था और मैं उसको देखते ही समझ गया कि ये पक्का मुझे किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं एकदम से अलर्ट हो गया और उठ के बैठ गया, लेकिन हमारा डॉग इतना डर गया था कि उसकी दुम उसकी टांगों के बीच घुस गई थी। वो उसी वक्त मेरे बेड के साथ एक कोने में जाकर दुबक गया। मैं अपने डॉग को उठाने के लिए अपने बेड से उठा ही था कि तभी किसी चीज ने मुझे जोर से बेड पर पटक दिया। कमरे की लाइट जल रही थी और मेरी आंखें भी खुली थी। कमरे में मेरे अलावा 100% कोई नहीं था, लेकिन मैं बेड पे अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी आत्मा को मेरे शरीर से खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत देर तक वहां दबा रहा, लेकिन असल में मुझे मुश्किल से 8 से 10 सेकंड्स ही हुई होंगी। 8 से 10 सेकंड्स बाद जब उस चीज ने मुझे छोड़ा तो मैंने उठ के सीधा अपने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। मेरे दिल में इतना डर आ गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, और ये डर ऐसा था जो मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। उस वक्त मैंने जो महसूस किया था वो बहुत अलग था। मैंने महसूस किया गुस्सा, नफरत, जैसे कोई आपके शरीर के एक एक कतरे से नफरत करता हो और आपको बस फाड़ के रख देना चाहता हो। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो कैसी फीलिंग थी। मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो कुछ भी है ये बस मुझे परेशान करना या मुझसे खेलना नहीं चाहता। ये मुझे खत्म कर देना चाहता है, जैसे नरक से कोई जलता हुआ शैतान वहां आ गया हो। मैं सीधा भागते हुए अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर पहुंचा और उनका दरवाजा पीटने लगा। लेकिन इतनी आवाजें लगाने के बाद, इतना दरवाजा पीटने के बाद भी
मेरे पेरेंट्स ने दरवाजा नहीं खोला। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मैं भाग के अपने छोटे भाई के कमरे में चला गया और उसको पकड़ के उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको भी पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोमा में है। वो नहीं उठा। उस वक्त मैं 18 साल का था और मैं अपने आप को अब बड़ा मानने लगा था। लेकिन उस वक्त यूं अपने छोटे भाई को इस तरह उठाने की कोशिश करते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी। आखिर में मैं अपने भाई के बगल में ही उसके कंबल में छुप के लेट गया। अगले दिन मैंने ये बात सबको बताई। मम्मी पापा से पूछा कि आपने रात में दरवाजा क्यों नहीं खोला, तो उनको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। बोले लगता है तुमने नींद में ही हमारा दरवाजा नॉक किया होगा। सबको लगता था कि मैं ही झूठ बोल रहा हूं, उनके साथ मजाक कर रहा हूं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। और ऐसा नहीं था कि ये सब यही रुक गया। उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था, सेम यही चीज मेरे साथ हर हफ्ते होने लगी। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर जब यही सब सेम चीज कम से कम 10 बार मेरे साथ हो चुकी थी, जैसे कि कोई मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकालने की कोशिश कर रहा है, मैंने अब जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। बस मैं यही सोचता था कि कब वो दिन आए जब ये शैतान मुझे मार डाले और मुझे इस परेशानी से छुटकारा मिले। मैं इतना परेशान हो चुका था कि जीने की कोई आस ही नहीं बची थी। और फिर एक दिन मुझे एक बात याद आई। एक बार जब मैं छोटा था और अपने पेरेंट्स के साथ चर्च में गया था, तो चर्च के प्रीस्ट ने कहा था कि जब भी तुम मुसीबत में हो, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, उस दिन तुम जीसस को याद करना, जीसस से मदद मांगना। उस रात मैंने वैसे ही किया। मैंने आंखें बंद करके जीसस से मदद मांगी। मैंने जीसस से कहा कि मेरी रक्षा करो, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। उस रात मैंने पहली बार प्रेयर की थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं, उस दिन के बाद से वो सब कुछ ऐसे बंद हो गया जैसे किसी ने खट से लाइट का बल्ब ऑन कर दिया हो, और मेरी जिंदगी का वो सब अंधेरा एकदम से दूर हो गया। वो एक एक चीज जो मेरी जिंदगी में हो रही थी, वो सब कुछ होना बंद हो गया। आज इस बात को बीते 15 साल हो चुके हैं। अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। एक और बात जिसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए, वो है वो वीजा बोर्ड जिसके साथ छेड़खानी करने के बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ होना शुरू हुआ था। और ये बात मुझे भी कई साल बाद पता चली थी। उन दिनों जब मेरे साथ ये सब हो रहा था और मैं अपने मम्मी पापा को ये सब बताता था, तो वो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन एक दिन मम्मी पापा ने फैसला किया कि वो लोग उस वीजा बोर्ड को जला देंगे। इसके लिए उन्होंने उस लकड़ी के बोर्ड के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग भी लगा दी। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो बोर्ड जला नहीं, वैसे का वैसा रहा। इसके बाद मम्मी ने उस बोर्ड को कूड़े में डाल दिया और कूड़े वाला उस बोर्ड को अपने साथ ले गया। मम्मी ने मुझे बताया कि उस दिन उनको भी ये शक हो गया था कि पक्का इस बोर्ड में कुछ तो गड़बड़ है। शायद उस रात मैंने उस वीजा बोर्ड से कोई ऐसा पोर्टल खोल दिया था और किसी ऐसी शैतानी एंटिटी को अपने पास बुला लिया था जो मुझसे नफरत करती थी। आप लोगों से भी मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की शैतानी चीजों के साथ कभी कोई छेड़खानी ना करें, क्योंकि सिर्फ आपकी कुछ मिनटों की नासमझी आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं बहुत खुश हूं और मेरी ये खुशी सिर्फ जीसस की वजह से ही मेरी जिंदगी में आई है। मैं अमेरिका के टेक्सास स्टेट में रहती हूं और आज मैं आपको अपने बचपन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताना चाहती हूं जो बहुत अजीब थी। ये 1988 या 89 के आसपास की बात है। मैं तब बस 5 या 6 साल की थी। असल में तब मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, इसलिए मैं मम्मी के साथ अपने नाना नानी के घर में जाकर रहने लगी थी। वहां मेरा कमरा ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर था और हर रात मुझे उस घर की सीढ़ियों पर एक आदमी ऊपर से नीचे आता जाता दिखाई देता था। उस आदमी के सिर से खून निकल रहा होता था।
जैसे कि उसको सिर पर बहुत चोट लगी हो। मुझे उसका चेहरा याद नहीं था, क्योंकि शायद मैंने उसका चेहरा कभी देखा ही नहीं था। बस मुझे इतना याद है कि रात में किसी भी टाइम मुझे उसके सीढ़ियों पर चलने की आवाज आती और वो मुझे चलता दिखाई देता। उसके सिर पर पट्टी बंधी होती थी और उसके कपड़े ऐसे होते थे जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को पहनाए जाते हैं। उसको देख के मुझे बहुत अजीब तो लगता, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता था। शायद इसीलिए क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी और शायद मुझे तब ये भी नहीं पता था कि डरते कैसे हैं। खैर, तब तो मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में जब मैं बड़ी हुई तो पता चला कि वो मेरे मामा थे। 1983 में जिस साल मैं पैदा हुई थी, उससे एक साल पहले एक रात मेरे मामा की किसी से लड़ाई हो गई थी और उनके सिर पर किसी ने बेसबॉल बैट से मार दिया था। रात में ही उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया, लेकिन वो नहीं बचे। हम जितने भी महीने उस घर में रहे, मुझे वो हर रात ही दिखाई दे जाता था। वो मुझसे कुछ बोलता नहीं था, ना ही वो मेरी तरफ देखता था या मुझे परेशान करता था। बस ऊपर से नीचे सीढ़ियों के ही चक्कर लगाता रहता था। कुछ महीने बाद मम्मी मुझे ही लेकर दूसरे शहर में चली गई, जहां मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन फिर 7-8 साल बाद हम वापस से नाना जी के घर में आकर रहने लगे। इस बीच मेरी एक छोटी बहन भी हो गई थी और वो भी तब 5-6 साल की थी, सेम उसी एज की जिस एज में मैं वहां पहले रही थी। एक दिन हम दोनों बहनें ऊपर अपने रूम में बैठ के कोई गेम खेल रहे थे। तभी अचानक से बाहर से किसी औरत की आवाज आई और वो आवाज हमें इतनी साफ साफ सुनाई दी थी कि मेरी छोटी बहन ने तो उठ के दरवाजा भी खोल दिया। उसको लगा मम्मी ने आवाज दी है, लेकिन मैं तो उस वक्त बहुत डर गई थी, क्योंकि एक तो वो मेरी मम्मी की आवाज नहीं थी। मेरी छोटी बहन तो शायद नहीं समझ पाई होगी, लेकिन वो आवाज मेरी नानी की थी, जिनको मरे कई साल हो चुके थे। और दूसरा, वो आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि बिल्कुल हमारे बेड के बगल से आई थी। मेरी बहन ने मम्मी को आवाज देकर बुलाया तो मम्मी ने भी बताया कि मैंने तो कोई आवाज नहीं दी, मैं तो नीचे बर्तन धो रही थी। इसके बाद मम्मी वहां से चली गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो मेरी बहन बोली कि ये घर बहुत अजीब है और वो आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात सुन के मुझे एकदम से बहुत अजीब लगा। आदमी? कौन सा आदमी पसंद नहीं है? वो बोली, वो आदमी जो रात में सीढ़ियों पर चलता है, उसके सिर पर खून लगा होता है। उसकी बात सुन के मुझे ऐसा झटका लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अब वो आदमी नहीं दिखता था, लेकिन जब मैं अपनी बहन की एज की थी तब मुझे भी वो दिखाई देता था। अब मुझे यकीन हो गया था कि जो कुछ मुझे दिखाई देता था वो मेरा कोई वहम नहीं था, क्योंकि मेरी बहन को भी वही आदमी दिखाई देता है और वो सिर्फ छोटे बच्चों को ही दिखाई देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि कुछ साल बाद एक बार जब मेरे नाना जी बीमार हुए और हम वापस से उनके यहां गए तो नाना जी बताते थे कि वो हर रात यहां आता है। मम्मी ने पूछा, कौन आता है? तो नाना बोले, तुम्हारा भाई। वो हर रात इन सीढ़ियों के चक्कर लगाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बस यही काम है उसका रोज का। ये बात सुन के मम्मी भी बहुत डर गई थी। आखिर में हम लोगों ने वो घर ही बेच दिया। वो घर बेचने के 7-8 साल बाद एक बार हमें पता चला कि जो फैमिली उस घर में आई थी उनको भी मेरे मामा की आत्मा रात में दिखाई देती है। वो लोग इस बारे में मेरी मम्मी से बात करना चाहते थे। हमारी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को रात में घर में कोई आदमी दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अजीब बात बताई। उन्होंने बताया कि वो आदमी उनको हमेशा शीशे के अंदर उनके पीछे खड़ा दिखाई देता है। मेरा मतलब, जैसे हम लोगों को तो वो हमेशा सीढ़ियों पर ही दिखाई देता था, लेकिन उनको वो सीढ़ियों पर नहीं, बल्कि सिर्फ शीशे के अंदर दिखाई देता है, बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हुआ। उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्होंने घर के सारे शीशे भी हटा दिए हैं। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज हम एक दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। मेरे नाना जी की भी अब डेथ हो चुकी है। अब हमारा उस घर में जाना नहीं होता।
ना उसके मालिक से कोई बात होती है। पता नहीं मेरे मामा की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है या नहीं। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब है। जब मैं 10 साल का था तब हमने घर में एक डॉग पाला हुआ था। घर में सब उस डॉग से बहुत प्यार करते थे और वो डॉग हर समय मेरे साथ ही रहता था। लेकिन एक दिन हमारा डॉग गायब हो गया, मतलब कहीं चला गया। हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। हमने आसपास की सब गलियों में, सब सड़कों में उसके पोस्टर्स भी लगाए कि कहीं से कुछ पता चल जाए। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे डॉग का कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर एक दिन एक शाम जब मेरे पापा अपने क्लिनिक से वापस आए तो आते ही हमसे बोले, चलो हम फड़ी को लेकर आते हैं, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मुझे तो पापा की बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि पापा इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे थे कि हम फड़ी को लेकर आते हैं। लेकिन मैंने उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं पूछा। मैं बस अपने डॉग को लाना चाहता था। मैं, मेरा बड़ा भाई और पापा, हम तीनों जल्दी से कार में बैठे और पापा हमको शहर से बाहर की तरफ एक रोड पर ले गए और वहां एक जगह पहुंच के पापा ने फ्रेडी को आवाज लगाई। फड़ी तो पापा की आवाज सुनते ही फड़ी भी कुकू करते हुए वहां से बाहर आ गया। वो वही एक छोटे से गड्ढे में बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। पापा ने उसको देख के कार का गेट खोला और वो सीधा कार के अंदर आकर बैठ गया। हम वहां से अपने घर आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारा डॉग, जिसको हम इतने दिनों से ढूंढने में लगे थे, वो इतनी आसानी से मिल जाएगा। मैं खुश था। मुझे लगा कि शायद पापा को किसी ने बताया होगा हमारे डॉग के बारे में। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक दिन पापा ने हमें बताया कि जब फड़ी खो गया था तो एक दिन वो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को देख रहे थे। मेरे पापा एक डॉक्टर है और उनका खुद का एक क्लिनिक है। तो उस दिन उनके पास एक पेशेंट आया था। उस पेशेंट ने पापा को उदास देखा तो वो पापा से पूछने लगा कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? तो पापा ने उसको बताया कि हमारा डॉग फड़ी खो गया है और उसके खोने से हम सब बहुत परेशान हैं। सबसे ज्यादा तो मेरा छोटा बेटा परेशान है। पापा मेरी बात कर रहे थे तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, मुझे एक पेन और पेपर दो। पापा ने उसको पेन और पेपर दिया तो उसने पेपर पर एक मैप बनाया और उस पर निशान लगा के बताया कि आपका डॉग यहां है, जाके उसको ले आओ। और हैरानी की बात थी कि फड़ी हमको बिल्कुल उसी जगह पर मिला था जहां उस आदमी ने बताया था। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ लोगों के पास वाकई में इस तरह की शक्तियां या पावर्स होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक और बहुत अजीब बात उस आदमी ने मेरे पापा को बताई थी। उसने बताया था कि आपके छोटे बेटे के पास भी साइकिक पावर्स है जो एक उम्र के बाद उसके पास आ जाएंगी। आज इस बात को बीते 15 साल हो चुके हैं और उस आदमी ने पापा को मेरे बारे में जो बताया था वो अब सब सच होता नजर आ रहा है। मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। मरे हुए लोग, आत्माएं मैं देख सकता हूं। कुछ बुरा होने वाला होता है तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। और भी कई चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। ये अभी एक महीने पहले की बात है जब मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। हुआ यूं था कि हम दोनों पिछले कुछ महीनों से हर वीकेंड जंगल में रनिंग के लिए जा रहे हैं और अब तो ये हमारी आदत सी हो गई है। तो अभी करीब एक महीना पहले हम ऐसे ही रनिंग के लिए गए थे। उस दिन हम सुबह सुबह निकले थे और 8 बजे तक हम उस जगह पहुंच गए जहां से हमने रनिंग का प्लान बनाया था। इस बार हमने रनिंग के लिए जो रास्ता चुना था वो ऊपर पहाड़ी का रास्ता था, मतलब चढ़ाई पर। यह नॉर्मल रनिंग से मुश्किल तो था, लेकिन हम ऐसा ही कुछ चैलेंजिंग करना चाहते थे। अब क्या हुआ कि हम उस पहाड़ी पर रनिंग करते हुए ऊपर जा ही रहे थे कि हमें वहां एक औरत चलती हुई दिखाई दी। अकेली 65 से 70 के आसपास उम्र होगी उसकी। उसके पास एक हकिंग पोल था
और उसने एक बैकपैक भी ले रखा था। सब कुछ वाइट कलर का, वाइट ट्रैक पेंट, वाइट जैकेट, वाइट बैग, सब कुछ वाइट। और उन सब चीजों का डिजाइन भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत साल पहले जिस तरह का डिजाइन और फैशन होता था ना, हम पीछे से रनिंग करते हुए आए और उसके साइड से होते हुए आगे चले गए। सब कुछ नॉर्मल था। हमने उसको चलते हुए तो देखा, लेकिन उससे कोई बात नहीं की। हमें लगा शायद वह भी कोई हकर होगी और यहां हकिंग के लिए आई होगी। हम अपनी रनिंग करते हुए आगे निकल गए। आगे ऊपर पहाड़ी का रास्ता और मुश्किल था।